नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एडेड जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए जीएस का 14वां प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। इसके पहले जो है 13 प्रैक्टिस सेट हल कराया जा चुका है। जो लोग नहीं देखे हैं, चैनल के प्ले लिस्ट में आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। और वीडियो को आप लोग लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। और पीडीएफ इसका हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए निम्नलिखित प्रकार के दर्पणों में से किसका उपयोग होता है? तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा आपका उत्तल दर्पण का। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी, सीधे एवं वस्तु से छोटे बनते हैं। इसके द्वारा काफ़ी बड़े क्षेत्र की वस्तुओं का प्रतिबिंब एक छोटे से क्षेत्र में बन जाता है। इस प्रकार उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है, इसलिए इसे मोटर वाहनों तथा बसों में चालक के बगल में पीछे के ट्रैफिक के दृश्य को देखने के लिए जो है लगाया जाता है। दूसरा प्रश्न है, हरित क्रांति संबंधित है किससे? तो यहाँ पे सी ऑप्शन से हो जाएगा गेहूं उत्पादन से। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 में हुई थी और हरित क्रांति प्रारंभ करने का श्रेय नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग को जाता है। उनके द्वारा विकसित उन्नत किस्म के गेहूं के बीजों द्वारा इसकी उत्पादकता को 2 से 2.5 गुना बढ़ाए जाने में सफलता मिली, जो कि हरित क्रांति का आधार बना। तीसरा प्रश्न है, वायुमंडलीय ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई को क्या कहते हैं? तो यह डाप्सन कहलाता है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ओजोन, जिसको O3 भी कहते हैं, यह ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनने वाली गैस है, जो कि समताप मंडल में एक परत के रूप में पाई जाती है। तो प्रश्न पूछा जाता है, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो समताप मंडल में पाई जाती है। इसे स्ट्रेटोस्फीयर भी कहा जाता है। चौथा प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है? तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन से हो जाएगा विस्थापन। विस्थापन सदिश राशि है। वे भौतिक राशियाँ जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी रहती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो सदिश राशियाँ कहते हैं। जैसे कि आपका वेग हो गया, त्वरण, बल, विस्थापन, ये सभी क्या हैं? तो सदिश राशियाँ हैं। जबकि समय, चाल, दूरी, आयतन और द्रव्यमान, ये सभी अदिश राशियाँ हैं। पांचवा प्रश्न, आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो डी ऑप्शन से हो जाएगा ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकी का जनक या पिता कहा जाता है। डी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। छठवां प्रश्न, केवलादेव घाना पक्षी अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पे डी विकल्प सही हो जाएगा, राजस्थान में। केवलादेव घाना पक्षी अभयारण्य ये राजस्थान राज्य के भरतपुर जिले में स्थित है। पहले इसे भरतपुर पक्षी विहार के रूप में जाना जाता था और इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल भी घोषित किया गया है। यहाँ पर साइबेरियन सारस, लालसर बत्तख आदि पक्षी रहते हैं। सातवां क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक राज्यसभा सीटें हैं? तो ये उत्तर प्रदेश में। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटों की कुल संख्या कितना है? 31 और लोकसभा सीटों की संख्या है 80, जो कि सर्वाधिक है। आठवां प्रश्न है, भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? तो यहाँ पे सी विकल्प से हो जाएगा 1974 में। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण इस्माइल बुद्धा कोड नाम से 18 मई 1974 को राजस्थान के जैसलमेर जिले में पोखरण नामक स्थान पर किया था। तो यहाँ जो है पूछा जाता है कि किस कोड से ये परीक्षण किया गया था? तो इस्माइल बुद्धा इसका जो है कोड था। नौवां प्रश्न है, भारत में अब तक कुल कितनी पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई हैं? तो अब तक कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं जो हैं चलाई जा चुकी हैं। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना जो चलाई गई थी 1951 से लेकर के 1956 तक चली थी और इसके पश्चात अब तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं चलाई जा चुकी हैं। और 12वीं अंतिम जो पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल रहा वह 2012 से लेकर के 2017 तक इसका कार्यकाल रहा। अब जो है पंचवर्षीय योजनाओं के स्थान पर नीति आयोग जो है ये आपका अल्पकालिक और दीर्घकालिक नीतियां बना रहा है। 12वीं पंचवर्षीय परियोजना का मुख्य उद्देश्य जो था वह तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास रहा है। तो पहले जो है पंचवर्षीय योजना ये योजना आयोग के द्वारा चलाया जा रहा था, लेकिन आपको पता होगा 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो नीति आयोग उसका नाम कर दिया गया है।
10वां प्रश्न, योजना आयोग को समाप्त करते हुए कब नीति आयोग की स्थापना की गई? तो अभी बताया गया आपको 2015 में, 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का नाम बदल करके क्या कर दिया गया? तो नीति आयोग कर दिया गया है। और 11वां प्रश्न है, क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो यह पर्यावरण से, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। वर्ष 1997 में जापान के शहर क्योटो में विश्व पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें क्योटो प्रोटोकॉल पर सहमति हुई। क्योटो प्रोटोकॉल ये पर्यावरणीय यानी कि जलवायु परिवर्तन से संबंधित है और यह एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। 12वां प्रश्न, अम्ल वर्षा निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? तो ये नाइट्रस ऑक्साइड व सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होता है। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का संबंध किससे नहीं है? तो यहाँ आप देख सकते हैं डी ऑप्शन, बंदी जीवन। बंदी जीवन पुस्तक के रचनाकार जो हैं वह सचिंद्र सान्याल थे, जबकि यंग इंडिया, नवजीवन और हिंद स्वराज पत्रिकाएं महात्मा गांधी द्वारा संपादित की गई थी। महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ये मूलतः जो है गुजराती भाषा में लिखी गई है। तो बंदी जीवन याद रखिएगा, ये सचिंद्र सान्याल से संबंधित है। 14वां प्रश्न है, सीएनजी है? तो सीएनजी एक कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसे संपीड़ित प्राकृतिक गैस हिंदी में कहते हैं। ये मानक वायुमंडलीय दाब पर प्राकृतिक गैस जितना आयतन घेरती है और उसके 1% से भी कम आयतन तक प्राकृतिक गैस को संपीड़ित कर सीएनजी का उत्पादन किया जाता है। तो सीएनजी का फुल फॉर्म यहाँ पूछा गया है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। 15वां प्रश्न है, पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए वनों के अंतर्गत क्षेत्रफल होना चाहिए कितना? तो 33% होना चाहिए है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए देश के कुल क्षेत्रफल के कम से कम 1/3 अर्थात 33% भूभाग पर वन होना आवश्यक है। और आपको बता दें कि ISFR का जो रिपोर्ट आया है 2019 का, उसके अनुसार भारत में वन प्रतिशत जो है वह 21.67% है और टोटल वनावरण प्लस वृक्षावरण दोनों देखा जाए तो 24.56% है। 16वां प्रश्न है, ग्रीन मफलर संबंधित है किससे? तो यह ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों, यदि आप यूपीपीएससी और यूपी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं और आप यदि एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म से जुड़ के आप अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं और एग्ज़ाम को आप क्रैक कर सकते हैं। आपको बता दें कि अनअकैडमी पर स्कॉलरशिप टेस्ट कराया जाता है, ये हर संडे को दोपहर 1 बजे। तो आप लोग जो है इस टेस्ट में जो है पार्टिसिपेट जरूर कीजिएगा। ये बिल्कुल जो है फ्री में टेस्ट कराया जाता है और शाम को जो है 7 बजे इसका एनालिसिस भी कराया जाता है। तो इस टेस्ट को आप लोग ज्वाइन जरूर कीजिएगा। उसके बाद अनअकैडमी प्लस फीचर्स जो है देख सकते हैं आप, अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इतने सारे फीचर्स जो है आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन है इसमें, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन है, फ्री टेस्ट सीरीज है, वीकली मॉक टेस्ट, ये सभी जो है आपको मिलेंगे। बैच कोर्सेज जो अवेलेबल हैं अभी अनअकैडमी पर, लक्ष्य यूपीपीएससी अपर सबऑर्डिनेट फाउंडेशन बैच कोर्स, ये आपका 31 मार्च से शुरू हो रहा है ये जो है, और 30 जनवरी 2022 को ये कोर्स जो है आपका कंप्लीट करा दिया जाएगा। उसके बाद लक्ष्य यूपीपीएससी 2022 ये 12 मंथ प्रीलिम्स प्लस मेंस बैच कोर्स दोनों है, ये आपका 1 अप्रैल से जो है शुरू हो रहा है। तो जो लोग इस बैच से जुड़ना चाहते हैं आप जुड़ सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं यूपीपीएससी के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा आपको जो है पढ़ाया जाएगा। फास्ट ट्रैक रिवीजन बैच है 60 डेज का, ये आपका यूपीपीएससी प्रीलिम्स जीएस बैच के लिए है। ये 2 अप्रैल को स्टार्ट हो रहा है और 6 जून को ये बैच जो है आपका समाप्त हो जाएगा। उसके बाद है फास्ट ट्रैक रिवीजन, ये आपका CSAT के लिए है 60 डेज का बैच। तो यह भी आपका 2 अप्रैल से शुरू हो रहा है और 30 मई को ये बैच जो है आपका कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं, आप यदि GS का ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, CSAT के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको बता दें कि यदि आप हमारा रेफरल कोड यूज करेंगे एग्जाम लर्नर EXAMLEARNER तो आपको जो है 10% का एडिशनल डिस्काउंट जो है मिल जाएगा। यदि आप 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट के साथ 1260 रुपये पे करना है। उसके बाद 3 मंथ का है 3150,
6 मंथ का है 5,040, 12 मंथ का 6,300 और 24 मंथ यानी 2 साल का सब्सक्रिप्शन यदि आप लेते हैं तो आपको 7,560 रुपये पे करना है। तो आप सब्सक्रिप्शन लेते समय हमारा रेफरल कोड एग्जाम लर्नर यूज जरूर कीजिएगा, जिससे आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट जो है मिल जाएगा। 17वां प्रश्न है, मीथेन गैस उत्पादन करने वाले क्षेत्र हैं। तो यहाँ बी ऑप्शन से हो जाएगा धान के खेत। धान के खेत हो गया, कोयले की खदानें और घरेलू पशु वातावरण, यानी कि घरेलू पशु जो जुगाली करते हैं उनसे भी मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है, जबकि आर्द्र भूमि और समुद्र मीथेन उत्सर्जन के प्राकृतिक स्रोत हैं। तो यहाँ जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। 18वां प्रश्न, निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है। 19वां प्रश्न है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो वे थे BN राव। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है। तो 14 दिन पूर्व सूचना जो है आवश्यक है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग इस संविधान के अतिक्रमण के आधार पर चलाया जा सकता है जब संसद का कोई सदन इस प्रकार का आरोप लगाए। संविधान के अनुच्छेद 61(2) में वर्णित है कि ऐसा कोई आरोप तब तक नहीं लगाया जाएगा जब तक कि ऐसा आरोप लगाने की प्रस्तावना किसी ऐसे संकल्प में अंतर्विष्ट नहीं है जो कम से कम 14 दिन की ऐसी लिखित सूचना दिए जाने के पश्चात प्रस्तावित न किया गया हो। तो बी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। 21वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है। तो यह अनुच्छेद 40 आपको बताया भी जा चुका है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 वह सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है। इसके अनुसार राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हों। 22वां प्रश्न है, भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है। तो लोकसभा का अध्यक्ष। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में लोकसभा अध्यक्ष द्वारा परंपरा के अनुसार विपक्ष के किसी नेता को मनोनीत किया जाता है और लोक लेखा समिति का मुख्य कार्य भारत सरकार के विनियोग लेखाओं पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की समीक्षा करना है। समिति में कुल यानी कि लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। इनमें लोकसभा से 15 सदस्य और राज्यसभा से 7 सदस्य होते हैं। 23वां प्रश्न है, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है। तो ये ऋग्वेद में। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। गायत्री मंत्र का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है और यह मंत्र ऋग्वेद के 3य मंडल यानी कि 3रे मंडल में यह उल्लिखित है। 24वां प्रश्न है, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफ़ा क्या था। तो यह एक खैराती अस्पताल था। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। सल्तनत कालीन शासक फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफ़ा एक खैराती अस्पताल था। 25वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के साथ अरोड़ा आसफ अली जुड़ी हुई थी। तो यह भारत छोड़ो आंदोलन से। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के प्रारंभ होने पर सभी प्रमुख राष्ट्रवादी नेताओं के गिरफ्तार होने के बाद जयप्रकाश नारायण, अरोड़ा आसफ अली इन्होंने भूमिगत रहकर जो है आंदोलन का नेतृत्व किया था। 26वां प्रश्न है, 1942 में कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था। तो यह जवाहरलाल नेहरू। ये ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ। 1942 में कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव ये प्रस्तावित किया गया था, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा अनुसमर्थित जो है किया गया था। 27वां प्रश्न है, किसने कहा था कि तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं। तो ये वैलेंटाइन सिरोल के द्वारा जो है कहा गया था। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। तिलक जो है ये सिरोल के विरुद्ध मानहानि का मुकदमा लड़ने इंग्लैंड भी गए थे
और 28वां प्रश्न है, माउंटबेटन योजना आधार बनी। तो यहाँ पे सी ऑप्शन से हो जाए, देश के विभाजन का। माउंटबेटन योजना ये देश के विभाजन का आधार बना। इस योजना को 3 जून योजना के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा यहाँ पे माउंटबेटन योजना किसका आधार बना था, तो देश के विभाजन का। 29वां प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन अधिकतम सिल्क सूत उत्पादित करता है। तो यह कर्नाटक, डी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। 30वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किस में 2011 में जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि अंकित की गई थी। कई बार पूछा जा चुका है प्रश्न। तो नागालैंड में, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार नागालैंड की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि यानी कि -0.6% की वृद्धि जो है अंकित की गई थी। 31वां प्रश्न है आपका, अमलैंड शब्द का क्या अर्थ है। तो यह है नगर का प्रतिवेशी यानी कि आसपास का क्षेत्र। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और 32वां प्रश्न है, बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान कहाँ स्थित है। तो यह है नोएडा में, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान नोएडा में स्थित है। इसकी स्थापना जो है 1962, स्थापना नहीं सॉरी, इसकी परिकल्पना जो की गई थी 1962 में की गई थी। और यह संस्थान भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन वर्ष 1972 में ये स्वायत्त शासी समिति के रूप में पंजीकृत है। और यह संस्थान पूर्व में राष्ट्रीय श्रम संस्थान के रूप में जाना जाता था और वर्ष 1995 में इसका पुनर्नामकरण करके जो है भूतपूर्व राष्ट्रपति बीबी गिरी के नाम पर किया गया। 33वां क्वेश्चन है, भारत में प्रधानमंत्री जनधन योजना लागू की गई थी कब। तो यह लागू किया गया 28 अगस्त 2014 को। प्रधानमंत्री जनधन योजना भारत में वित्तीय समावेशन हेतु एक राष्ट्रीय मिशन है जिसका उद्देश्य देश भर में सभी परिवारों को बैंकिंग सुविधाएं मुहैया कराना और हर परिवार का एक बैंक खाता खुलवाना है। इस योजना की घोषणा 15 अगस्त 2014 को की गई थी और इसकी शुरुआत 28 अगस्त 2014 को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। 34वां प्रश्न है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को भारत में कब प्रारंभ किया गया है। तो जनवरी 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की उद्घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2015 को पानीपत यानी कि हरियाणा में किया। और देश की जनसंख्या में लड़कियों के कम अनुपात के दृष्टिगत लोगों को जागरूक बनाने के लिए जो है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना शुरू की गई। इस योजना का उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, बेटियों की सुरक्षा तथा बालिकाओं की शिक्षा सुनिश्चित करना है। तो याद रखिएगा जनवरी 2015 में जो है इसकी शुरुआत हुई थी। 35वां प्रश्न, निम्न में से किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें। तो डी ऑप्शन से होगा गोपाल कृष्ण गोखले ने। महात्मा गांधी ये गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे और गोपाल कृष्ण गोखले ने ही महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान के साथ लेकिन मुंह बंद कर व्यतीत करें। 36वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक जवाहरलाल नेहरू का जीवनीकार है। तो ये थे फ्रैंक मोरिस। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा शुभारंभ किए गए 5वें और अंतिम अपतटीय गश्ती का नाम क्या है। तो यह ICGS सक्षम, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। दिसंबर 2020 में भारतीय तटरक्षक के लिए अपतटीय पोत को भारतीय तटरक्षक जहाज सक्षम के नाम से लॉन्च किया गया। सक्षम ये आपका पेट्रोल वेसल 30 SCM गन से लैस है जिसका वजन 2350 टन है। इसमें लगभग 70% की स्वदेशी सामग्री है। और 38वां क्वेश्चन है, 18 दिसंबर 2020 को एशियाई विकास बैंक यानी कि ADB ने भारत सरकार के साथ त्रिपुरा में आधारभूत परियोजनाओं के विकास हेतु कितनी राशि के प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो $42 लाख। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, 14 से 18 दिसंबर 2020 के मध्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 5वां वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2020 कार्नेगी इंडिया और किस मंत्रालय के सह मेजबानी में संपन्न हुआ।
तो ये विदेश मंत्रालय, सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। 14 से लेकर के 18 दिसंबर 2020 के मध्य वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पाँचवां वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन यानी कि 5th ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2020 आयोजित हुआ। इस शिखर सम्मेलन का थीम जो था द जियोपॉलिटिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी इसका थीम था, और यह सम्मेलन विदेश मंत्रालय, भारत सरकार और कार्नेगी इंडिया की सहमेजबानी में आयोजित हुआ था। 40वां प्रश्न है, दिसंबर 2020 में एनएचपीसी द्वारा जारी एक सूचना के अनुसार सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है, जिसके मार्च 2020 तक प्रारंभ होने का अनुमान व्यक्त किया गया है। तो यह है 2000 मेगावाट। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। दिसंबर 2020 में नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा जारी एक सूचना के अनुसार सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना को मार्च 2022 तक प्रारंभ किए जाने का अनुमान व्यक्त किया गया है, और सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना की विद्युत उत्पादन क्षमता ये 2000 मेगावाट है। 41वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय अरबपति उद्यमी हैं जिन्होंने ब्रिटिश सरकार के साथ मिलकर हाल ही में एक वैश्विक संचार नेटवर्क कंपनी OneWeb का अधिग्रहण किया था। तो यह थे सुनील भारती मित्तल, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। सुनील भारती मित्तल ने ब्रिटिश सरकार से मिलकर OneWeb कंपनी का अधिग्रहण किया, और 18 दिसंबर 2020 को भारतीय, ग्लोबल और ब्रिटिश सरकार के नेतृत्व वाली कंपनी OneWeb ने 36 संचार उपग्रहों को लॉन्च किया। इसके माध्यम से कंपनी का लक्ष्य 2022 के मध्य तक भारत में तीव्र गति की इंटरनेट सेवा शुरू करना है। 42वां क्वेश्चन है, 17 दिसंबर 2020 को हिंद महासागर रिम एसोसिएशन मंत्रिपरिषद की 20वीं बैठक 2020 किस देश द्वारा वर्चुअल प्रारूप में आयोजित की गई थी। तो यह UAE के द्वारा यानी कि संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा। और 43वां प्रश्न है, ASCB UK द्वारा ISO 9001 2015 गुणवत्ता प्रबंधन मानक प्रमाणन प्राप्त करने वाला देश का पहला चिड़ियाघर कौन है। तो यह है नेहरू जूलॉजिकल पार्क, सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। दिसंबर 2020 में हैदराबाद तेलंगाना स्थित नेहरू जूलॉजिकल पार्क को इसकी मानक कार्य प्रक्रियाओं के लिए जो है ASCB UK द्वारा ISO 9001 2015 गुणवत्ता प्रबंधन मानक प्रमाणन प्रदान किया गया है, और यह प्रमाणन प्राप्त करने वाला देश का पहला चिड़ियाघर यह बन गया है। 44वां क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। आँख का संबंध दिया गया है निकट दृष्टि से, तो दांत का संबंध किससे होगा। तो यह हो जाएगा पायरिया से, ये विकल्प से हो जाएगा। और 45वां प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से क्या सही है। पहला दिया गया सभी खिलाड़ी लंबे नहीं हैं, दूसरा है सभी बास्केटबॉल खिलाड़ी लंबे हैं, तीसरा है सभी लंबे लोग खिलाड़ी हैं, चौथा कुछ खिलाड़ी लंबे हैं। तो इसमें आपको बताना है क्या सही है। तो यहाँ पे जो है चौथा ये ऑप्शन सही हो जाएगा, कुछ खिलाड़ी लंबे हैं। तो आप देख सकते हैं कि सभी खिलाड़ी लंबे नहीं हैं, और सभी बास्केटबॉल खिलाड़ी लंबे हैं, तथा सभी लंबे लोग खिलाड़ी हैं। ये तीनों कथन जो है आपका क्या है, सत्य नहीं हो सकते हैं, परंतु यह कथन सत्य है कि कुछ खिलाड़ी लंबे हैं। तो केवल चौथा जो है यानी कि ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 46वां प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या या संख्या युग्म को ज्ञात कीजिए। तो विषम इसमें पारा हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। पारा यानी कि मरकरी को छोड़कर सोना, चांदी तथा तांबा ये साधारण ताप पर ठोस अवस्था में रहते हैं, जबकि पारा ये द्रव रूप में रहता है। तो पारा यहाँ क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। 47वां प्रश्न है, यदि बीते कल से पहले वाला दिन रविवार था, तो आने वाले कल से अगले दिन से तीसरे दिन कौन सा दिन होगा। तो यहाँ कह रहा है कि बीते हुए कल से पहले का दिन क्या था, रविवार था। तो आज का दिन क्या होगा, आज का दिन हो जाएगा मंगलवार। तो आने वाला कल बुधवार होगा। तो आने वाला कल आपका ये बुधवार हो गया, तो बुधवार से अगले 3 दिन बाद अर्थात बृहस्पतिवार से तीसरा दिन क्या हो जाएगा, तो रविवार होगा। कह रहा है कि जो है अगले दिन से तीसरे दिन यानी कि बुधवार तो हो गया कि आने वाला कल बुधवार हुआ,
तो बुधवार से अगले दिन अर्थात बृहस्पतिवार, और बृहस्पतिवार से तीसरा दिन हो जाएगा आपका रविवार। तो यहाँ ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। 48वां प्रश्न है, एक दिन में कितनी बार घड़ी की सुइयां सीधी होती हैं? तो यहाँ पे ए ऑप्शन से हो जाएगा 22 बार। घड़ी की सुइयां 12 घंटे में 11 बार जो है वह सीधी होती हैं, और 24 घंटे में कितनी हो जाएंगी? तो 22 बार। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 49वां क्वेश्चन है, यदि SQUALOR को किसी कोड में USWCNQT लिखा जाता है तो WHY को उसी कोड में क्या लिखा जाएगा? तो अब देख सकते हैं यहाँ पे यस को कोड किया गया है यू में, तो STU यानी कि +2 हुआ है। क्यू को कोड किया गया है यस, तो QR यस, यहाँ भी जो है +2 हो रहा है। यू को कोड किया गया W, यू भी W, यहाँ भी +2। इस तरह ए को कोड किया गया C, तो ABC यहाँ भी 2। तो इस तरह सभी को जो है +2 किया गया है। तो आपको Y को भी इसी तरह कोड कर लेना है। W में आप 2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? WXY। फिर H में आप 2 जोड़ेंगे तो HIJ हो जाएगा। Y में आप 2 जोड़ेंगे तो Y के बाद Z आता है, उसके बाद A हो जाएगा, तो YJA यानी कि C ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। अंतिम प्रश्न है, 22 फरवरी 2021 को प्रस्तुत उत्तर प्रदेश बजट 2021-22 में उत्तर प्रदेश जनजाति संग्रहालय का निर्माण कहाँ प्रस्तावित है? तो यह लखनऊ में प्रस्तावित है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 22 फरवरी 2021 को प्रस्तुत उत्तर प्रदेश बजट 2021-22 में लखनऊ में उत्तर प्रदेश जनजाति संग्रहालय के निर्माण हेतु जो है 80 करोड़ रुपए वह प्रस्तावित है, और इसके साथ ही शाहजहांपुर में स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय की वेदिकाओं के लिए 4 करोड़ रुपए की व्यवस्था का भी प्रस्ताव है। तो दोस्तों जो है ये था आपका एडेड जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए GS का 14वां प्रैक्टिस सेट। इसके पहले जो है 13 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए गए हैं। जो लोग नहीं देखे हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वहां से सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। PDF इसका हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाके एग्जाम लर्नर लिख करके सर्च भी कर सकते हैं, EXAMLEARNER, और आप वहां से ज्वाइन करके PDF आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।